अतिकाय अखिलपुर का एक बहुत ही नामचीन पहलवान था। अतिकाय ने पूरे अखिलपुर राज्य में सबको अपने पहलवानी का लोहा मनवा दिया था। कई गांव जीतने के बाद आज वो रत्नपुर गांव में वहां के सरपंच से बात कर रहा था। बताइए, कौन है यहाँ दमदार जो लड़ेगा मुझसे और मुझसे हारने का साहस कर पाएगा? भैया, जब आप आए हो और यही सवाल उठा रहे हो तो हम कह चुके हैं कि इस गांव में जो पहलवान है उन्हें मैं आपसे लड़ने नहीं दूंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो या तो मुझसे लड़े और यदि लड़ने का साहस ना हो तो अपनी हार स्वीकार कर लें और इस गांव के सारे अखाड़े मेरे नाम कर दिए जाएं। अरे भैया, हमें लड़ना नहीं है, हम कोई जमीन आपके नाम नहीं करेंगे। अब आप जाइए। मसल दूंगा अपने इन चट्टानों जैसे हाथों से, मैं किसी की नहीं सुनता। और अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने बल से हरा कर दिखाओ मुझे। अच्छा, कुछ समय तो दे दीजिए हमें पहलवान जी। कल तक का समय देता हूँ तुम्हें। अगर सुबह तक मुझे जवाब नहीं मिला तो अपने राज्य के राजा से कहकर तुम्हारा गांव उजड़वा दूंगा और इन चट्टानों जैसे हाथों से मसल दूंगा। जी पहलवान जी। पहलवान वहाँ से चला गया। हे भगवान, ये अहंकारी बला कहाँ से आ टूटी इस गांव में। भगवान ही जाने अब क्या होगा। अगला दिन भी आ गया। क्यों सरपंच, कहाँ है तुम्हारे पहलवान? अभी मसल दूंगा उन्हें, कसम है मुझे अपने बाजुओं की। क्षमा करना पहलवान जी, जैसे ही मैंने कहा कि अतिकाय पहलवान से लड़ना है तो लोग भाग निकले और कोई यहाँ आया ही नहीं। उन्होंने गांव का अखाड़ा आपके नाम कर दिया है। जानता था कोई नहीं चारों भुवन में जो मुझे हरा सके। जी, आप महान हैं पहलवान जी। चलो अब अगले गांव के लिए निकलता हूँ। ये कहकर पहलवान वहाँ से चला जाता है। जाओ जाओ, जब आओगे हमारे मंत्री के हाथों में तब खुद समझ जाओगे। अखिलपुर राज्य का पड़ोसी राज्य अखंडपुर था और पहलवान जिस गांव की ओर बढ़ रहा था वो गांव अखंडपुर में आता था, जहां के मंत्री नीलकंठ उसी गांव में रहते थे। वो बहुत ही बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धि के आगे कोई बल काम नहीं आता था। आज महाराज राजन के दरबार में एक दूत एक संदेश लेकर आया था। सभा में नीलकंठ भी उपस्थित थे और वो सब कुछ सुन रहे थे। कहो राजदूत, क्या संदेशा लाए हो? महाराज, मेरा नाम कमलनाथ है, मैं अखिलपुर राज्य से हूँ। मैं यहाँ आपको हमारे राज्य के सबसे बड़े पहलवान अतिकाय की तरफ से एक चुनौती का संदेश सुनाने आया हूँ। और ये चुनौती है किसके लिए? ये इस राज्य के सारे पहलवानों के लिए है महाराज। मैं पहलवान अतिकाय के शब्द अब आपके आगे दोहराने जा रहा हूँ। मैं अतिकाय अपने राज्य में सारे अखाड़ों को जीतकर दूसरे राज्यों की तरफ निकल पड़ा हूँ। अब तक मैं चुनौतियों से सारे अखाड़े छीन लेता था और उन्हें अपने नाम कर लेता था, पर अब दूसरे राज्यों में पहलवानों को हराना ही मेरे लिए बख्शीश है। आपके राज्य में जो सबसे बड़ा पहलवान हो उसे ले आए। इतना घुमा फिराकर आखिर ये तुम्हारा पहलवान कहना क्या चाहता है? यदि आप आज्ञा दें तो मैं बताऊं महाराज। कहो नीलकंठ। साफ शब्दों में वो ये कह रहा है कि अगर उसने इस राज्य के पहलवानों को हराया तो उसके राज्य का नाम ऊंचा होगा और हमारे राज्य का नीचा। क्या बस एक खेल को इतना बड़ा बना देना कि राज्यों के संबंध बिगड़ जाएं? आखिर उसे अखिलपुर के राजा ने ऐसी चुनौती की अनुमति कैसे दे दी? पर चुनौती आई है तो आप उसे खारिज भी कर सकते हैं महाराज। किसी की चुनौती स्वीकार करना या ना करना तो हमारा निर्णय है। बात तो तुम सही कह रहे हो महाराज। आपकी अनुमति हो तो मेरे महाराज ने ऐसी स्थिति में एक वाक्य कहने को कहा था, क्या मैं उसे सुना दूं? सुनो। अखिलपुर राज्य से बड़े पहलवान पूरे देश भर में नहीं हैं। आखिर हर राज्य किसी ना किसी बहाने से पीछे छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन अखंडपुर के राजा वीर हैं।
वो चुनौती से कभी नहीं भागेंगे। अच्छा, तुम्हारी चुनौती मंजूर की जाती है। 1 हफ्ते में राज्य के अखाड़े में तुम्हारे पहलवान को लेकर आना। जो आज्ञा महाराज। ये कहकर वो दूत वहाँ से चला गया। उसके जाते ही राजा ने मंत्री नीलकंठ से कहा, नीलकंठ, राज्य के सभी बड़े पहलवानों को सूचित कर दो कि हफ्ते भर में कुश्ती का अखाड़ा सज्जित किया जाएगा और मुझे पहलवानों की पूरी सूचना कल तक मिल जानी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। नीलकंठ ने दूत की चाल बखूबी समझी और राजा के कहने पर उसने राज्य के सबसे बड़े पहलवान को बुलवा लिया। आज नीलकंठ के घर 2 लोग आए थे। एक तो पहलवान रघु था, पर ये दूसरा व्यक्ति कौन था? आइए, आप दोनों का स्वागत है। आपने तो कहा था कि आपने बस मुझे ही बुलवाया है, पर ये महाशय कौन है? नहीं, ये यहाँ दूसरे काम से आए हैं। तुम इसकी चिंता ना करो। जैसा आप कहें मंत्री जी। तो किस कारणवश आपने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम तक तो खबर पहुंच ही चुकी होगी पहलवान। जैसा कि तुम जानते हो कि नगर में एक पहलवान आया है और हमारे नगर में सबसे बड़े पहलवान तुम हो। जाओ और तैयारी करो। राजा का आदेश है कि 1 हफ्ते बाद राज्य के अखाड़े में कुश्ती लड़नी होगी। जो आज्ञा मंत्री जी। रघु वहाँ से निकल पड़ता है और नीलकंठ दूसरे व्यक्ति से कहता है, गुप्तचर, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ही खास काम से बुलाया है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय होगा। आप बस आज्ञा करिए मंत्री जी। यही आशा थी तुमसे। नीलकंठ ने कोई नई युक्ति रची थी और गुप्तचर भी उनकी युक्ति का एक हिस्सा थे। नीलकंठ गुप्तचर को उसके हिस्से का कार्य समझा देते हैं। गुप्तचर वहाँ से चला जाता है। अब जब बिल में हाथ डाल ही दिया है तो देखते हैं कि सांप निकलता है या फिर चूहा। नीलकंठ समाचार लेकर राजा के पास जाता है। महाराज की जय हो। क्या सूचना लाए हो नीलकंठ? मैंने अपने राज्य के सबसे बड़े पहलवान को लड़ने के लिए बुला लिया है और हफ्ते भर में उसे अखाड़े में लड़ने का आदेश दे दिया है। मैं जानता हूँ नीलकंठ कि तुम जब तक जीतने का पूरा प्रबंध नहीं कर लेते तुम यहाँ तो नहीं आओगे। हाँ महाराज, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। आप निश्चिंत रहें, जीत का इंतजार कीजिए। 1 हफ्ता बीत गया और सब अखाड़े में पहलवानी का खेल देखने आए थे। अतिकाय और रघु एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और देखते ही देखते पहलवानी शुरू हो गई। नीलकंठ, ये अपना पहलवान रघु तो शुरुआत से ही हारता दिख रहा है। आखिर तुम जीतोगे कैसे? नीलकंठ ने केवल एक मुस्कान से उत्तर दिया और अखाड़े की ओर देखा। अखाड़े में अतिकाय ने रघु को गिरा दिया था और उसके ऊपर बैठ गया। रघु ने अपनी हार स्वीकार कर ली। महाराज की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि हम जीत जाएंगे। अब मेरी बारी है महाराज। अभी ये अतिकाय ललकारेगा और मैं अखाड़े में उतरूंगा। स्वयं को चोट पहुंचाने का और कोई मार्ग नहीं मिला तुम्हें जो उस पहलवान से लड़ने जा रहे हो? बस देखते जाइए महाराज। ठीक है कोई इस भू पर जो मुझे चुनौती दे सके? आओ और मुझे हरा कर दिखाओ। नीलकंठ ने अखाड़े में प्रवेश किया और कहा, मैं भून पहलवान हूँ, कुछ कुश्ती हमसे भी कर लीजिए। अब ये भी लड़ेंगे क्या? बस इस कद के ही लोग बचे हैं इस राज्य में। कोई बात नहीं, अभी मसल दूंगा इन चट्टान जैसी बाजुओं की कसम। और उसी वक्त नीलकंठ पहलवान से कुछ कहता है और पहलवान हक्का बक्का रह जाता है। दोनों फिर आमने सामने आ जाते हैं और देखते ही देखते मुकाबला शुरू होता है। तो अब ये दांव संभालो पहलवान। सब के सब चौंक गए। नीलकंठ ने अपने बाजुओं से उसे गिरा दिया और पहलवान धराशायी हो गया। मैं हार मानता हूँ। मैंने अतिकाय पहलवान को हरा दिया है और अब ये पहलवान कभी पहलवानी नहीं करेगा। क्यों अतिकाय? हाँ,
मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, जाओ। सबने उत्सव मनाया और महाराज, जिन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो भी इस वक्त खुश दिखाई पड़ रहे थे। सांझ हुई और राजा के कमरे में नीलकंठ और वो गुप्तचर खड़े थे। कैसे? क्या? अरे भाई, तुमने ये किया कैसे? दरअसल महाराज, मैंने अपने गुप्तचर को कुछ छानबीन करने के लिए भेजा था। छानबीन में तुम्हें क्या मिला गुप्तचर? जी मंत्री जी, मुझे पहले पहलवान का पीछा करने के लिए भेजा तो मैंने पाया कि वो राजदूत और अतिकाय पहलवान मिलकर रघु पहलवान को रिश्वत दे रहे थे। क्या? और रघु ने ये रिश्वत ले ली? जी महाराज, और ये दृश्य देखने के बाद मैं अखिलपुर राज्य पहुंचा और जाना कि पहलवान सबको राजा के नाम से डराया करता है और कोई उससे लड़ने तो आगे आता ही नहीं है। पर नीलकंठ, आखिर तुम जीत कैसे गए? बस जब आपको प्रणाम किया था तभी मैंने उससे कहा कि भैया, मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ हार जाओ, वरना राजा से कहकर तुम्हें बंदी बनवा लूंगा। मंत्री जी ने मुझे उनके महाराज तक एक संदेश पहुंचाने के लिए भी कह दिया था, तो जब वो वहां पहुंचेंगे तो पहलवान और उस दूत की पोल खुल चुकी होगी और उन दोनों को निश्चित ही बंदी बना लिया जाएगा। मतलब ये बस अपने महाराज का नाम इस्तेमाल करके नाम कमा रहा था और लोग इसके डर से इसे जीतने दे रहे थे। और जैसे ही पोल खुली, ये हार मानकर भाग निकला। जी महाराज। तब तो ये भगोड़ा पहलवान निकला। इस तरह से नीलकंठ ने अपनी सूझबूझ से उस ढोंगी भगौड़े पहलवान को भगा दिया और अपने राज्य का नाम बचा लिया। नीलकंठ ने अपने शत्रु के बारे में हर जानकारी इकट्ठा की और उसे बुद्धि से मात दे दिया। मीनापुर नाम का एक कस्बा शहर के पास बसा हुआ था। कस्बे में लालू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। लालू आज शहर जाकर मंडी में अपनी फसल बेचने जा रहा था। पापा, फसल बेचकर जब पैसे मिलेंगे तो मेरे लिए एक लहंगा चुन्नी लेकर आना, और पापा मेरे लिए क्रिकेट बैट लेकर आना। सुनिए जी, मेरे लिए एक बनारसी साड़ी लेना मत भूलना। ठीक है, जिसने जो जो बताया वो सारा सामान ले आऊंगा। ले आना बच्चों, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चावल। जाओ बच्चों, अम्मा को आटा दे दो। लालू आलू की फसल एक टांगे पर रखता है और शहर की ओर निकल पड़ता है। मंडी का ठेकेदार लालू राम बहुत चालाक आदमी था। वो किसानों से बहुत सस्ते दाम में फसल खरीद लेता था और फिर शहर के दुकानदारों को ऊंचे दामों में बेचता। ठेकेदार साहब, 10 कुंटल आलू के सिर्फ 10,000 रुपए। अरे लालू, तुम भी बिल्कुल निपट गंवार आदमी हो। इस बार मंडी में आलू भरा पड़ा है, इसीलिए आलू के दाम बहुत गिर गए हैं। बेचना है तो बेचो, वरना घर ले जाओ। मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। बाकी किसानों ने तो अपनी फसल बेच दी, लेकिन लालू अपनी फसल घर ले आया। क्या हुआ? फसल वापस क्यों ले आए? मंडी बंद है क्या? मंडी तो खुली हुई थी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मंडी ठेकेदार फसल की बहुत कम कीमत दे रहा था। जितने में भी बिक रही थी बेच देनी चाहिए थी। नहीं, इतनी मेहनत और लागत लगाकर फसल उगाई, इतने सस्ते में कैसे बेच दूं? अपनी हाथ गाड़ी बनाऊंगा और सीधे शहर ले जाकर आलू बेचूंगा। पापा, ये हाथ गाड़ी क्या होता है? तुम्हारे स्कूल के सामने जो भैया अमरूद बेचते हैं, वो अमरूद किस चीज पर रख कर लाते हैं? ठेले पर। उस ठेले को ही हाथ गाड़ी भी बोलते हैं। लालू अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर मजबूत लकड़ी और 4 टायर खरीदता है। कुछ ही दिनों में वो अपनी हाथ गाड़ी तैयार कर लेता है। उधर गांव का एक आदमी ठेकेदार को जाकर सारी बात बता देता है। क्या लालू अपनी हाथ गाड़ी तैयार कर रहा है फसल सीधे शहर में ले जाकर बेचने के लिए? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज लालू शहर ले जाकर सीधे आलू बेच रहा है,
कल गांव के बाकी किसान भी यही करेंगे। फिर मेरे पास तो कोई अपनी फसल बेचने आएगा ही नहीं। अपना तो सारा धंधा ही ठप हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे ठेकेदार साहब? लालू तो कल आलू बेचने शहर जा रहा है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास जीप है। तुम कल सुबह आ जाना, हम लालू को शहर जाने से पहले ही पकड़ लेंगे। अगले दिन लालू अपने आलू ठेले पर लादता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। बाय बाय पापा, बाय बाय पापा। बाय बाय बच्चों। पापा, शाम को सफेद वाले रसगुल्ले लाना मत भूलना। ठेकेदार अपनी जीप से लालू का पीछा करने लगा। एक जगह जब रास्ता सुनसान था, ठेकेदार पीछे से जाकर लालू के ऊपर बोरी डाल देता। ठेकेदार और उसका आदमी लालू की जमकर धुनाई करते हैं और उसकी हाथ गाड़ी में आग लगाकर जीप से भाग जाते हैं। लालू बेचारा शाम तक बोरी में बंद पड़ा रोता रहता। अरे कोई है आसपास? कोई मुझे बाहर निकालो, मेरे बीवी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। वही बूढ़ी औरत जो लालू के घर भीख मांगने आती थी, वहाँ से गुजर रही थी। वो बोरी की रस्सी खोलकर लालू को बाहर निकालती है। शुक्रिया अम्मा। अरे ये क्या हो गया? अब मैं अपने परिवार का खर्चा कैसे चला पाऊंगा? क्या हुआ बेटे, क्यों रो रहे हो? अम्मा, मैं सुबह शहर के लिए आलू बेचने निकला था। पता नहीं कौन मेरे पीछे से आया, उन्होंने मुझे मारा पीटा और मेरा ठेला जला दिया। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा धैर्य रखो। ईश्वर के राज्य में सबको न्याय मिलता है। तुम अपने घर जाओ। 1 क्विंटल आलू जल गए तो क्या हुआ? बाकी आलू तो तुम्हारे पास है ना, उन्हें बेच लेना। इससे पहले कि लालू अपनी बात पूरी कर पाता, भिखारिन गायब हो गई। लालू निराश हुआ अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी निराशा गायब हो जाती है। लालू ने देखा कि आंगन में एक हाथ गाड़ी खड़ी है और बच्चे उस पर बैठकर सफेद रसगुल्ले खा रहे हैं। बच्चों, ये ठेला कहाँ से आया और तुम्हें सफेद रसगुल्ले कौन देकर गया? आप ही तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे और कहकर गए थे कि किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। लालू को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं ये सब उन बूढ़ी अम्मा का चमत्कार तो नहीं? अगले दिन जब लालू ने ठेले पर आलू की बोरियां रखना शुरू की, तो सारी बोरियां ठेले पर रखते ही गायब होने लगी। अरे बोरी कहाँ चली गई? लालू ठेले के दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देखता है। उसे ठेले के नीचे एक पर्ची मिलती है। ये एक जादुई ठेला है। इस पे सामान रखने पर सामान गायब हो जाएगा। सामान बाहर निकालने के लिए बोले आबरा का ढाबरा। ये तो अच्छा है। अब मैं सीधे शहर जाकर ही आबरा का डाबरा बोलूंगा। लालू रोजाना शहर ले जाकर आलू बेचने लगा। आलू ले लो, बढ़िया नए आलू ले लो। ठेकेदार का आदमी देखता है कि लालू रोजाना खाली ठेला शहर ले जाता और शाम को खाली ठेला लेकर ही वापस लौट आता। वो सारी बात जाकर ठेकेदार को बताता है। लगता है लालू सदमे में आकर पागल हो गया है। नहीं उस्ताद, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। ठीक है, कल चलते हैं जीप से। अगले दिन ठेकेदार और उसके आदमी ने चुपके चुपके लालू का पीछा किया। आबरा का ढाबरा। अरे ये क्या हो रहा है? क्या लालू को तंत्र मंत्र भी आता है? उस्ताद, मुझे तो लगता है उसकी नई हाथ गाड़ी में कोई गड़बड़ है। लौट के आने दो उसे। इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शाम को लालू वापस लौटा। अरे वो देखो, लालू घर वापस जा रहा है। जल्दी बोरी लेकर नीचे उतरो। ठेकेदार का आदमी जैसे ही जीप से नीचे उतरने वाला था, जीप 100 फीट ऊपर हवा में टंग गई। अरे ये क्या हुआ? अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? उस्ताद, सामने देखिए, हवाई जहाज। नीचे कूदिए उस्ताद। अरे बेवकूफ, यहाँ से नीचे कूदे तो मर जाएंगे। और नहीं कूदे
तो हवाई जहाज से मर जाएंगे। दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। अरे ये दोनों कहाँ से टपके? किसी ने ठीक ही कहा है, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है।